हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ का इतिहास। क्या देखने वाले हैं हम लोग? इतिहास। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे कि निरंकुशवाद क्या है। निरंकुशवाद क्या है, तो चलिए आज रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि निरंकुशवाद है क्या। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई शासक होता है, कोई शासक कोई शासक होता है जो किसी पर क्या करता है, राज्य करता है। किसी राज्य पर राज्य करता है वो ना। कोई शासक होता है, अगर वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से अगर मनमानी कर रहा है, उसको कानून व्यवस्था को नहीं नहीं मान रहा है, अपना अपना कानून व्यवस्था ला रहा है, तो उसी को बोलते हैं निरंकुशवाद। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? निरंकुशवाद। जैसे मैं यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि जब एक शासन अपनी मर्जी से शासन व्यवस्था चलाता है और उसे रोकने वाला कोई कानून नहीं होता, तो उसे कौन सी बोलते हैं? निरंकुशवाद। जैसे में आज के समय में अगर किम जोंग का नाम सुने तो एकदम परफेक्ट बैठता है कि निरंकुशवाद है ना। अगर किम जोंग का नाम सुने तो क्या एकदम परफेक्ट बैठता है कि क्या है, निरंकुशवाद है। उसके उसके खिलाफ कोई भी नहीं जाता है ना। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि क्या लुईस 16वां था, वो फ्रांस में निरंकुश शासन करता था। क्या करता था? निरंकुशवाद शासन करता था। यानी कि ये जो कौन था, लुईस 16वां था। ये जो बोलेगा वही होगा ना। ये जो लुईस 16वां जो बोलेगा वही होगा, अन्यथा दूसरा बोलेगा तो नहीं माना जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा ना। इसी को बोलते हैं निरंकुशवाद। ना इसी को क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद। कि जो हम बोलेंगे वही करना है, उसके अलावा कोई और कार्य नहीं करना है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। तो आगे अब आ गया कि नेपोलियन बोनापार्ट है क्या। ये है, ये कौन आदमी है ना, ये कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे जीवनी में देख लेते हैं। जीवनी की, इनका जन्म कहाँ हुआ, क्या थे, क्या करते थे ना। इनको जीवनी पहले हम लोग देख लेते हैं ना। चलिए, तो कह रहा है कि इनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में ना। कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1700 था, क्या है ना, हाँ 1799 में एक डायरेक्टरी शासन था ना। जो डायरेक्टरी शासन था उसको क्या कर दिया, इस समाप्त कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया डायरेक्टरी शासन को। क्या डायरेक्टरी शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया? कौन किया? नेपोलियन बोनापार्ट। और खत्म करके नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम कौंसल के रूप में ही फ्रांस का सत्ता अधिकार कर लेते हैं। यानी कि प्रथम व्यक्ति से थे जो प्रथम बार सत्ता में खड़ा हुआ, पहलका बार में ही अधिकार जमा लिए है ना। पहलका बार में ही अधिकार जमा लिए। और जब जम गया तो 1804 में ही नेपोलियन का फ्रांस राजा बन गया। क्या कब बन गया? 1804 में ही फ्रांस का राजा कौन बन गया? नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट बन गया। और 1804 में ही नेपोलियन संहिता लागू कर दिया। अपना यह संविधान लागू कर दिया, नेपोलियन संहिता लागू कर दिया कि इसमें जो लिखा है वही लागू होगा ना। इसमें जो लिखा है वही चलेगा। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि डायरेक्टरी है क्या। ऊपर तो बोल दिया कि इस डायरेक्टरी शासन समाप्त कर दिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो देख लेते हैं कि डायरेक्टरी है क्या। तो याद रखिएगा कि डायरेक्टरी 5 सदस्यों का संगठन है, समिति है ना। वह व्यवस्था जिसमें 5 सदस्यों की समिति शासन चलाती है उसे डायरेक्टरी कहते हैं। यानी कि इसमें 5 लोगों की समिति होती है, 5 लोगों की समिति होती है, वही शासन चलाती है। कोई चलाती है? वही शासन चलाती है। उसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्टरी। अब यही डायरेक्टरी नेपोलियन बोनापार्ट हटा दिया था फ्रांस से। क्या किया था वो? हटा दिया था ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी जो हंगरी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? हंगरी है। में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो याद रखिए कि मैग्यार भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पे? मैग्यार भाषा बोली जाती है ना। चलिए, एक नंबर का VVI ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्यार भाषा बोली जाती है ना। हाँ चलिए, अब आता है कि उदारवाद है क्या। इससे होता क्या है, क्या है, कौची है ये उदारवाद। तो याद रखिएगा कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लोगों लोगों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और कानून के
सामने समानता देने की बात की जाती है। यानी कि उदारवाद वह है कि जो गरीब हो या अमीर हो, सबको एक समान दर्जा मिलेगा। सबको क्या मिलेगा? एक समान दर्जा मिलेगा। उसी को ही कहते हैं उदारवाद। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उदारवाद उसी को बोलते हैं। यानी कि कोई भी आदमी हो, कोई भी नागरिक अगर भारत का हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, अगर एक समान समानता मिल रहा है, एक समान समानता मिल रहा है, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या? उदारवाद कहते हैं ना। जैसे जैसे मैं कह रहा है कि सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता मिले, यानी कि कानून के सामने सभी समानता मिले। लोगों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्र हो, यानी कि कोई भी किसी से भी कोई से भी हम अपने विचार उत्पत्ति रख सकते हैं, उत्पत्ति कर सकते हैं, रख सकते हैं, उनको सामने हम लोग रख सकते हैं ना। सरकार सरकार संविधान एवं कानून के अनुसार काम करे। साफ सब बात सही है। आज का जो कानून है वो सरकार के हिसाब से काम नहीं थी करती, कानून के हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए, यही शासन व्यवस्था में है। लास्ट का रहा है कि जनता को राजनीति अधिकार प्राप्त हो, को भी खड़े हो सके ना। हाँ, याद रखिए कि उदारवाद शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से लीबर से हुई है। कौन सी हुई है? लीबर से हुई है ना। किससे हुई है? लीबर से हुई है। इसकी भाषा जो लैटिन है, इसका अर्थ क्या है? कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो याद रखिए लीबर से हुआ है। इसका अर्थ होता है आजाद। यानी कि लीबर का अर्थ होता है क्या? आजाद होता है ना। क्या होता है? आजाद। चलिए, यहाँ तक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि जालवेराइन की स्थापना 1834 में हुआ था। कब हुआ था? 1834 में हुआ था ना। 1834 में हुआ था। अगला कह रहा है, आगे क्या है कि वियना सम्मेलन है क्या? ये वियना सम्मेलन क्या हुआ था? ये वियना सम्मेलन में क्या हुआ था? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो याद रखिए कि 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। एक बात और कि 1815 में एक और युद्ध होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटरलू के युद्ध। जिसको कौन युद्ध बोलते हैं हम लोग? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। जब वाटरलू के युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट लड़ने गए थे, नेपोलियन थी क्या लड़ने गए थे? कौन से? वाटरलू के युद्ध में। तो नेपोलियन बोनापार्ट पूरी तरह से क्या हो गया? पराजित हो गए, हार गए ना नेपोलियन। तो नेपोलियन को पराजय करने करने वाले प्रमुख राष्ट्र ब्रिटेन है। कौन कौन से देख लेते हैं? हराने वाले कौन है? ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांसा एवं ऑस्ट्रिया है। यही जो चार देश है उसी को इन्हीं को कौन हरा दिया? कोई थी वाटरलू को किनको हरा दिया गया? किनको हरा दिया गया? यही नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया ना। चलिए, आगे का रहा कि वियना सम्मेलन मेटरनिक की अध्यक्षता में हुई थी। जो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, वियना सम्मेलन किसके अध्यक्षता में थी? याद रखिए कि मेटरनिक के सब अध्यक्षता में थे। मेटरनिक वहाँ पे मौजूद थे। इसे वियना की संधि एवं वियना कांग्रेस भी कहते हैं ना। इसे वियना की संधि एवं वियना कांग्रेस भी कहते हैं ना। चलिए, आगे कह रहा है कि मेटरनिक व्यवस्था है क्या? देख लेते हैं मेटरनिक व्यवस्था भी। तो कह रहा है कि मेटरनिक व्यवस्था वह नीति थी जिसके तहत यूरोप के राजाओं को सत्ता को मजबूत रखना और राष्ट्रवाद व लोकतांत्रिक आंदोलन की दबाना मुख्य उद्देश्य था। यानी कि अपनी तो रक्षा करे, दूसरों की रक्षा नहीं करे। जो मेटरनिक का कहने का अर्थ था कि राजाओं की सत्ता को मजबूत करने के लिए ना, ये एक ऐसी ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो राजा होते थे, राजा राजा उनको व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कथी बोले थे? कौन? मेटरनिक। कह रहे हैं कि 1848 में मेटरनिक ने अपने पद को त्याग कर ऑस्ट्रिया छोड़कर लंदन चला गया। कहाँ चला गया? ऑस्ट्रिया छोड़कर कहाँ चला गया? ये लंदन चला गया ना। चलिए, आगे चलते हैं। जैसे में दिखा रहा है कि यूरोप में राजतंत्र को बनाए रखना, यूरोप जो महादेश है उसको राजतंत्र को बनाए रखना, क्रांति और राष्ट्रवाद को रोकना, छात्रों और बुद्धिजीवियों की गतिविधियों पर निगरानी। क्या करना? निगरानी देना है। कुछ कुछ चुरा उरा ले लेना।
हाँ, किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन को दबाना यानी कि कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रही है जिससे लोग जागरूक होंगे उसको क्या करते हो तुरंत दबा देता था, उसको क्या बोलते थे तुरंत दबा देता था ना। कह रहा कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। ये किनका कहना था? ये तो ये हमारे भाई साहब का किनका है, मैटरनी का कहना था कि शासन तो करो, शासन शासन तो करो लेकिन कोई परिवर्तन मत होने दो। क्या? कोई परिवर्तन नहीं होने दो। ये किनका कहना था? किनका कहना था? तो ये मैटरनी के भाई साहब के कहना था। किनका कहना था ये? मैटरनी के भाई साहब के कहना था। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी कल के लिए वीडियो पसंद तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।